साल 1971 एक नया देश बांग्लादेश एक खूनी जंग के बीच पैदा हुआ। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, बल्कि खुद की पहचान, अपनी संस्कृति की मान्यता और आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष था। ये जुल्म के खिलाफ लड़ाई थी और बंगाली लोगों के अदम्य साहस का प्रमाण थी। इस दौर ने दक्षिण एशिया के इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तकदीरें बदल दी। इस जंग की गूंज आज भी सुनाई देती है, यहाँ की राजनीति को प्रभावित करती है और हमें जंग की कीमत और इंसानी जज्बे की ताकत की याद दिलाती है। ये निबंध 1971 की जंग की पेचीदगियों, इसके कारणों, मुख्य घटनाओं और परिणामों पर प्रकाश डालता है। ये भारत के नजरिए को उजागर करता है, भारत की भूमिका और उस मानवीय संकट को पहचानता है जिसका उसने सामना किया। बंगाल के शुरुआती इतिहास से लेकर तीनों देशों के बीच वर्तमान संबंधों तक ये निबंध दक्षिण एशियाई इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय की एक व्यापक समझ प्रदान करने का प्रयास करता है। बंगाल का इतिहास सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक समृद्धि और धार्मिक समन्वय से बुने एक समृद्ध ताने बाने की तरह है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों का मिलन स्थल रहा है, जिसने इसे एक अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर प्रदान की है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के उपजाऊ पूर्वी डेल्टा में स्थित बंगाल सदियों से संस्कृतियों का संगम रहा है। इन नदियों ने न केवल इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना को आकार दिया, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र के शुरुआती इतिहास में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का उदय हुआ, जिसने इसकी दार्शनिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों को आकार दिया। बौद्ध धर्म के महान विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला ने इस क्षेत्र को शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बनाया। 13वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों और बाद में मुगल शासकों के माध्यम से इस्लाम के आगमन ने बंगाल के विविध सामाजिक ताने बाने में एक और परत जोड़ दी। इस्लाम के आगमन ने बंगाल की वास्तुकला, साहित्य और संगीत में नए आयाम जोड़े। धर्मों और संस्कृतियों के इस संगम ने बंगाल की अनूठी पहचान में योगदान दिया, जो अपनी जीवंत कला, साहित्य और संगीत की विशेषता है। यहाँ की लोक कथाएं, नृत्य और संगीत ने न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। 16वीं शताब्दी तक बंगाल व्यापार और वाणिज्य के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो गया था, जिसने अपनी संपत्ति का दोहन करने के लिए उत्सुक यूरोपीय शक्तियों को आकर्षित किया। इस समय के दौरान बंगाल के बंदरगाहों और बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां चरम पर थीं। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, अंततः बंगाल को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया। इस उपनिवेशीकरण ने बंगाल के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। इस अवधि में बंगाल के संसाधनों का शोषण और औपनिवेशिक शासन लागू हुआ, जिससे स्थानीय आबादी में असंतोष के बीज बोए गए। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल में कई बार अकाल और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। हालांकि इससे महत्वपूर्ण सामाजिक और शैक्षिक सुधार भी हुए, जिसने इस क्षेत्र के बौद्धिक परिदृश्य को आकार दिया और भविष्य के राष्ट्रवादी आंदोलनों के बीज बोए। बंगाल के महान विचारकों और नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाई। 1947 में भारत का बंटवारा, जहां एक तरफ ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अंत हुआ, वहीं दूसरी तरफ अभूतपूर्व अराजकता और हिंसा फैल गई। इस विभाजन ने न केवल एक देश को दो हिस्सों में बांट दिया, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। विभाजन के दौरान हुए दंगों और हिंसा ने पूरे उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया। लोग अपने घरों से बेघर हो गए और परिवार बिछड़ गए। इसने एक ऐसी स्थिति पैदा की जहां हर कोई असुरक्षित महसूस कर रहा था। इसने बंगाल के ऐतिहासिक क्षेत्र को भी धार्मिक आधार पर बांट दिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल का निर्माण हुआ। बंगाल, जो कभी एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र था, अब विभाजन की पीड़ा झेल रहा था। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बन गया, वहीं पूर्वी पाकिस्तान अपनी बंगाली भाषी मुस्लिम बहुलता के बावजूद खुद को भौगोलिक रूप से दूर पश्चिम पाकिस्तान से बंधा हुआ पाया। यह विभाजन न केवल भौगोलिक था, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी था। पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच की दूरी ने दोनों हिस्सों के बीच संचार और समझ को और भी कठिन बना दिया। पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा एक उपनिवेश की तरह देखा, जिससे वहां के लोगों में असंतोष और आक्रोश बढ़ता गया। दो राष्ट्र सिद्धांत के त्रुटिपूर्ण आधार पर किया गया यह विभाजन एक गंभीर भूल साबित हुआ।
इस सिद्धांत ने धार्मिक आधार पर विभाजन को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन यह समझने में विफल रहा कि सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह बंगाल की साझा सांस्कृतिक और भाषाई विरासत पर विचार करने में विफल रहा, जिससे नवगठित राष्ट्र पाकिस्तान के भीतर भविष्य की भ्रंश रेखाएं सामने आईं। बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को विभाजन ने गहरा आघात पहुंचाया। विभाजन के परिणाम स्वरूप मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक पलायनों में से एक हुआ, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए और अनगिनत लोग सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए। यह पलायन न केवल भौतिक था, बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी था। विस्थापित लोगों को नए स्थानों पर बसने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी जड़ों से उखाड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ी, जो आसान नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान अपने समृद्ध संसाधनों और उपजाऊ भूमि के बावजूद शुरू से ही आर्थिक उपेक्षा और राजनीतिक उपेक्षा का सामना करता रहा। पश्चिम पाकिस्तान ने हमेशा पूर्वी पाकिस्तान को एक उपनिवेश की तरह देखा और वहां के लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया। पंजाबी और उर्दू भाषी अभिजनों के प्रभुत्व वाले पश्चिम पाकिस्तान ने सत्ता की बागडोर संभाली, पूर्वी पाकिस्तान को केवल एक उपनिवेश मानते हुए। इस भेदभाव ने आक्रोश को हवा दी और कलह के बीज बोए। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। यह संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में बदल गया, जिसने अंततः स्वतंत्रता के लिए एक पूर्ण युद्ध का रूप ले लिया। इस भेदभाव ने आक्रोश को हवा दी और कलह के बीज बोए, जो अंततः स्वतंत्रता के लिए एक पूर्ण युद्ध में बदल गए। इस युद्ध ने न केवल पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म भी हुआ। इस संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए वहां के सभी नागरिकों के अधिकारों और पहचान का सम्मान करना आवश्यक है। विभाजन की छाया ने हमें यह सिखाया कि सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो अंततः स्वतंत्रता के लिए एक पूर्ण युद्ध में बदल गए। इस युद्ध ने न केवल पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म भी हुआ। भाग 4। भाषा का दमन, पहचान का जश्न। भाषा सांस्कृतिक पहचान की आधारशिला पूर्वी पाकिस्तान में प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। विभाजन के ठीक एक साल बाद 1948 में पाकिस्तानी सरकार ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। बंगाली को दरकिनार कर दिया, जो कि अधिकांश आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। बंगाली संस्कृति को दबाने और सांस्कृतिक एकरूपता थोपने के प्रयास के रूप में माना गया यह निर्णय पूरे पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। 21 फरवरी 1952 को बंगाली भाषा आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया, जब पुलिस ने ढाका में निहत्थे छात्र प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें कई लोग मारे गए। यह दुखद घटना, जिसे अब यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, बांग्लादेश के आत्मनिर्णय के संघर्ष में एक निर्णायक क्षण बन गया। इसने बंगाली राष्ट्रवाद को जगाया, भाषा आंदोलन को सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वायत्तता के लिए एक व्यापक आंदोलन में बदल दिया। उस दिन किए गए बलिदानों ने बंगाली लोगों के दिलों में गहराई से प्रतिध्वनित किया, जो उनकी दमित पहचान और आत्म अभिव्यक्ति के उनके अधिकार की निरंतर याद दिलाते हैं। भाग 5। अशांत 60 का दशक, विद्रोह के बीज। 1960 के दशक में पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और आर्थिक तनाव में लगातार वृद्धि देखी गई। यह तनाव केवल राजनीतिक मतभेदों तक सीमित नहीं था, बल्कि आर्थिक असमानताओं और सांस्कृतिक विभाजन ने भी इसे और गहरा कर दिया। अवामी लीग, एक राजनीतिक दल जो पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता की वकालत करता है, ने शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की, जो एक करिश्माई नेता थे। उनकी आवाज बंगाली आकांक्षाओं की आवाज बन गई और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया। शेख मुजीबुर रहमान ने अपने भाषणों में बार बार बंगाली संस्कृति और पहचान की रक्षा की बात की। उन्होंने अपने अनुयायियों को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। 1970 के आम चुनावों में अवामी लीग ने पाकिस्तानी संसद में बहुमत हासिल करते हुए शानदार जीत हासिल की। यह जीत पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण थी, जिन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी आवाज सुनी जा रही है।
हालांकि पश्चिम पाकिस्तानी प्रतिष्ठान ने चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में गहरा असंतोष फैल गया। यह असंतोष धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी में बदलने लगा। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के उनके वैध दावे से वंचित कर दिया गया। यह निर्णय पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बड़ा झटका था, जिन्होंने अपने नेता के साथ इस अन्याय को कभी स्वीकार नहीं किया। लोकतंत्र के इस घोर इनकार ने बंगाली आबादी को और अलग थलग कर दिया, जिससे वे विद्रोह के कगार पर पहुंच गए। उनके मन में यह भावना गहराने लगी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। इस असंतोष ने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया और पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी। लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन हिंसक संघर्षों में बदल गए। पाकिस्तानी सरकार ने क्रूर बल के साथ जवाब दिया और पूर्वी पाकिस्तान के निहत्थे नागरिकों पर आतंक का शासन शुरू कर दिया। यह दमनकारी कदम स्थिति को और बिगाड़ने वाला साबित हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के शहरों में हिंसा और विनाश का माहौल बन गया। निहत्थे नागरिकों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और उनके घरों और संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जो बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से एक समन्वित सैन्य अभियान था। इस अभियान ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में आतंक का माहौल पैदा कर दिया। इसने एक नरसंहार की शुरुआत को चिह्नित किया, जो लाखों लोगों के जीवन का दावा करेगा। इस अभियान के दौरान हजारों निर्दोष लोगों की जानें गईं और अनगिनत परिवार बिखर गए। इसने एक नरसंहार की शुरुआत को चिह्नित किया, जो लाखों लोगों के जीवन का दावा करेगा और मानवता के विवेक को हमेशा के लिए डरा देगा। यह घटना इतिहास के पन्नों में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई और मानवता के विवेक को हमेशा के लिए डरा देगा। इस त्रासदी ने न केवल बंगाली लोगों के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। आज भी इस घटना की यादें जीवित हैं और पीड़ितों की याद में कई स्मारक बनाए गए हैं।